अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ एट 9 में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ गौहर इशरात। और मैं हूँ साजिद हसन। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे, फैसला हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा साल जनवरी के आखिर में इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन की तारीख के ऐलान का मुतालबा किया जा रहा था। ये भी कयास आराइयां थी कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर तारीख दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में अहम फैसला हो गया। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान कर दिया गया। इजलास में इंतखाबात की तैयारियों और हल्का बंदियों के हवाले से पेशरफ्त पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में बताया गया है कि हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ा इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएंगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के माबैन इंतखाबात की तारीख के हवाले से कशमकश जारी रही। सदर ने अक्टूबर में इंतखाबात कराने की तारीख दी थी। मुल्क भर में आइंदा आम इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का फैसला किया है। शहरी कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। निगरान हुकूमत ने 90 रोज में इलेक्शन का वादा किया था, मगर ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। महंगाई ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। जिस तरह पहले इन्होंने काफ़ी लेट कर दिया है, अवाम परेशान है। निगरान हुकूमत ने जनाब आला पेट्रोल का क्या, बिजली का क्या, बम पे गिरा दिया। तो बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो और मुल्क में कोई तब्दीली आए, कोई अच्छा रहना आए, ताकि मुल्क आगे जा सके। इलेक्शन हो जाएंगे, कोई और आ जाएगा, उसने अपना पेट भरना शुरू कर देना है। आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, इलेक्शंस होंगे, नई हुकूमत आएगी, महंगाई हमारी थोड़ी काबू में रहेगी। इलेक्शन होने चाहिए ने समझो। इलेक्शन तो बगैर गुजारा ही नहीं है समझो। अब जितनी महंगाई हुई जा रही है ना, ये बम्ब पै जाना चाहिए। जो हुकूमत आएगी वो आगे कुछ ना कुछ तो देखेगी ना, आवाम के बारे में सोचेगी। इलेक्शन के बगैर कोई गुजारा नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत कैसे आई थी इसका मैं गवाह हूँ, लेकिन राज नहीं बताऊंगा। ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी ने तलखी बढ़ाने से रोका है। आज लोग किसी को वोट देंगे, देखेंगे तो यार इसने हमारे लिए क्या किया है। ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर सियासी रहनुमा हैं, उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बाकी लोग तो कहीं सुनी बातें करेंगे। मैं तो आंखों देखा गवाह हूँ कि अभी जो भी PMLN की हुकूमत कैसे आई, मैं आंखों देखा गवाह हूँ। और मैं नहीं कोई चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीज़ें बताने की नहीं है। काफ़ी चीज़ें नवाज लीग के लिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जी कोई भी बयानात इस तरह के ना दे जिससे तलखियाँ बढ़े। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। निगरान वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना बड़ी बात है। फवाद हसन फवाद ने कहा कि इदारों की निष्कारी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे। जो केयरटेकर गवर्नमेंट का मैंडेट है उसको एक्सपेंड किया गया कि उसमें क्लियरली ये लिखा गया कि ये चीज़ें अब केयरटेकर गवर्नमेंट तो उस प्रोसेस को सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए वो जारी रखेंगी। उस दिन सूरत हाल ये थी कि जून से PIA कुछ लोन्स लेने की कोशिश कर रही थी। 48 घंटों के अंदर अंदर वो काम जो जून से अब तक नहीं हो सका था वो हमने वजीर खजाना की मदद से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज मैं ऑन रिकॉर्ड ला रहा हूँ कि उनकी मदद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने उन पैसों का इंतजाम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह PIA अप्लाई करी और अपने पूरे ऑपरेशन पे जो भी इनकी जितना भी इस वक्त फ्लीट है उसके मुताबिक वो फ्लाई कर रहे हैं। नैब ऑर्डिनेंस तरमीम के खात्मे के बाद केसेस में अहम पेशरफ हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नैब की जानिब से रेफरेंसेस मुल्क भर में एहतसाब अदालतों में पहुँचा दिए गए हैं। करप्शन के खिलाफ नैब एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केसेस की फहरिस्त एहतसाब अदालतों को भिजवा दी। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस में तलबी का नोटिस जारी कर दिया। केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है।
सेनेटर रुबीना खालिद समेत दीगर के खिलाफ लोक विरसा इस्लामाबाद के फंड्स में खुर्द बुर्द रेफरेंस भी खुल गया। रेफरेंस में नामजद मुल्जमान को 4 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। फरजाना राजा के खिलाफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खुर्द बुर्द रेफरेंस में दलाइल तलब कर लिए गए। रावलपिंडी की एहतसाब अदालतों में भी 22 करप्शन रेफरेंस बहाल करने की दरखास्त दायर कर दी गई। पेशावर में भी एहतसाब अदालतों में 160 के लगभग रेफरेंस वापस हो गए और नैब ने पेशावर में कायम 8 एहतसाब अदालतों को रेफरेंस अरसाल कर दिए। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम और साबिक सिटी नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस वापस पहुँचा दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह आमद हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की सेहत से मुताल्लिक़ खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात के मौके पर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद की लाल हवेली सील कर दी गई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, पुलिस और FIA की मुश्तरका कार्रवाई में हवेली के मरकजी दरवाजे को ताले लगा दिए गए। लाल हवेली की सिक्योरिटी वैक्यूट्रेस प्रॉपर्टी बोर्ड के हवाले कर दी गई है, जबकि शेख रशीद ने कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार देते हुए अदालत में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहम हिदायत सामने आई हैं। हसास मुकदमाती समात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस फैसले से मशहूर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार ऑफिस को अहम हिदायत कर दी। 3 अक्टूबर तक हसास नौयत के मुकदमात समात के लिए नहीं लगेंगे। हसास मुकदमात की समात का फैसला प्रैक्टिस केस के फैसले के बाद होगा। मोदी सरकार सिख दुश्मनी में अंधी हो गई है। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के एक और रहनुमा सिख दोल सिंह को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल रहनुमा भारत को मतलूब अफराद में शामिल था। दुनिया भर में रॉ की सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ ने कनाडा में पंजे गाड़ लिए। हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद सुखदौल सिंह को भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सिखों से खौफजदा भारत खुलेआम दुश्मनी पर उतर आया। भारत से अलहदा वतन का मुतालबा करने वाले खालिस्तान तहरीक के एक और सिख रहनुमा को कनाडा के शहर विनिपेग में कत्ल कर दिया गया। नामालूम हमला आवरों ने सिख रहनुमा को 15 गोलियां मारी। सुखदौल सिंह भारत को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन सिफारतकारों को धमकियां देना शुरू कर दी। कनाडा ने अपने सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कैनेडियन हाई कमीशन ने भारत से मुतालबा किया है कि वो वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। वाज़ेह रहे कि भारत ने कैनेडियन शहरियों के लिए वीज़ा सर्विस भी ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी है और भारत ने ये फैसला कैनेडियन हुकूमत की जानिब से खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के इल्जाम के बाद किया है, जिसमें कनाडा की हुकूमत ने कहा है कि उसके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि भारत हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस है। भारत और कनाडा के दरमियान इस मामले पर सिफारती कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दोनों ममालिक के सफीर भी मुल्क बदर किए जा चुके। करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 484वें ज्योति जोत की तकरीबात जारी है। पाकिस्तान और भारत से आए सिख यात्री आज़ादी के साथ मजहबी इबादत में मशगूल है। आज नगर कीर्तन का जुलूस भारतीय सरहद 0 लाइन तक निकाला जाएगा। देखते हैं शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के 484वीं ज्योति जोत की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात में मसरूफ हैं। आज मरकजी तकरीब नगर कीर्तन का जुलूस भारतीय सरहद 0 लाइन तक निकाला जाएगा। अलविदाई तकरीब भोग सरी अखंड पाठ कल मुनक्किद होगी। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से आए सिख यात्री 3 रोज़ा क़याम के बाद वापस रवाना हो जाएंगे। इंडियन करतारपुर राहदारी से आने वाले सिख यात्री रोजाना की बुनियाद पर वापस लौट जाएंगे। ज्योति जोत के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन काशिफ सुल्तानी के साथ मियां शाहिद इकबाल, GTV न्यूज़, शकरगढ़। रुपया दिन ब दिन तगड़ा और डॉलर कमजोर होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 10 पैसे सस्ता होकर 292 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपए की कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 296 रुपए पर फरोख्त हुआ। शरह सूद पर अफवाहें फैलाने वालों को गवर्नर स्टेट बैंक ने जवाब दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक का 2 टोक पैगाम देते हुए कहना था कि शरह सूद बढ़ाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी वाज़ेह किया, महंगाई को मरहलावार कम किया जाएगा। माली साल 2025 तक महंगाई को 5 से 7% तक लाना हमारा टारगेट है।
بہت کمالیہ، اب زیرو ٹالرنس ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے SVCA حکام کو وارننگ دے دی۔ کہتے ہیں کہ عمارتوں کے نقشے بغیر پیسوں کے پاس نہیں ہوتے، ریٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی صاف اور مؤثر ادارہ بنانا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مجھے شہر میں کہیں بھی گندگی نظر نہیں آنی چاہیے، جو بھی تعمیراتی کچرا پھینکے اس پر جرمانہ کریں۔ وزیر اعظم کو، ان وزیروں کو ایک دفعہ ایک دن کے لیے رکشے پہ چڑھائیں ان کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ رکشہ کس طرح چلتا ہے۔ شام تک ساری بڑی مشکل سے 1000 روپے کا کام کرتے ہیں، اس میں 700-800 روپے کا پیٹرول آ جاتا ہے۔ 2 وقت کا تو کھا ہی لیتے ہیں، ایک کا تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کیا ہے کیا۔ جب گھر میں برداشت نہیں ہوتا، شام کو گھر جاتے ہیں، گھر والے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا بتائیں ہم کہ کیا پریشانی ہے ہم۔ وہ بولتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کہاں سے لائیں ہم، کہاں جائیں، روڈوں پہ بھیک مانگے ہم۔ باہمت محمد جمیل اپنے اہلیہ اور بچی کا پیٹ پالنے کے لیے 12 سے 14 گھنٹے رکشہ چلاتے ہیں، مگر پھر بھی 3 وقت کا کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ کیمرہ مین جعفر خان کے ساتھ وسیم حیدر، GTV نیوز، کراچی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور شہید بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی آج 35ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا آج 35واں یوم پیدائش ہے۔ بلاول بھٹو کی سالگرہ پر ملک بھر میں تقریب کا اہتمام کیا گیا اور کیک کاٹے گئے۔ کراچی میں بلاول ہاؤس اور فریال تالپور کی رہائش گاہ پر تقریب منعقد ہوئی۔ سوشل میڈیا پر بھی لوگ بلاول کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو 21 ستمبر 1988 کو سندھ کے معروف سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بلاول نے ابتدائی تعلیم اسلام آباد میں حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم مشہور زمانہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ بلاول کے سیاسی کیریئر کا آغاز 23 دسمبر 2007 کو ہوا، جب انہیں پیپلز پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا۔ 27 اپریل 2022 کو بلاول بھٹو پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ بنے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے سائیڈ لائن ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات ہوئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور کہا کہ اسرائیل سے تعلقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے مسلم ممالک کے اسرائیل سے بڑھتے تعلقات کو فلسطینیوں کے ساتھ دغا بازی قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران عالمی رہنماؤں کی سائیڈ لائن ملاقاتیں جاری۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں اسرائیل سے تعلقات میں پیش رفت کا اعتراف کر لیا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی صورت میں ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ سائیڈ لائن ملاقاتوں میں پہلی بار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ترک صدر سے ملاقات کی۔ اسرائیل کی جانیں بچانے پر ترک صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ترکی کی مدد سے کئی خون ریز حملے اسرائیل نے ناکام بنائے اور بے گناہ انسانوں کی جانیں بچائیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل سے تعلقات کو فلسطینیوں کی پشت میں خنجر کے مترادف قرار دے دیا۔ کہا سعودی ولی عہد کا بیان انتہائی افسوسناک ہے۔ ایران پرام ایٹمی صلاحیت کے اصول پر کاربند ہے، ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی اسلحہ بردار عرب ملکوں کی حفاظت کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے، ان پر حملے کے لیے نہیں۔ قومی کرکٹر شاہین شاہ آفریدی اور انشا آفریدی کی تقریب ولیمہ کا اسلام آباد میں انعقاد ہوا۔ تقریب میں قومی کرکٹر سمیت 800 سے زائد مہمانوں کی شرکت۔ اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں قومی کرکٹر شاہین شاہ آفریدی کے ولیمے کی تقریب ہوئی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سمیت سابق کرکٹرز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ شاہین شاہ آفریدی کی شادی 19 ستمبر کو شاہد خان آفریدی کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ اور پاکستان کی ایک اور بیٹی نے ملک و قوم کا نام روشن کر دیا ہے۔ جی ہاں، کوپیما نائلہ کیانی ایک اور اعزاز اپنے نام کرتے ہوئے 8163 ملی میٹر منیسلو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی۔ پاکستانی کوپیما نائلہ کیانی نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ نائلہ نے نیپال میں واقع دنیا کی 8ویں بلند چوٹی مناسلو کو سر کر لیا ہے۔ نائلہ نے گزشتہ شام 6 بجے چوٹی کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ نائلہ نے کیمپ 2 سے سمٹ کی جانب پیش قدمی شروع کی اور آج صبح جمعرات 7:15 بجے مناسلو کے ٹاپ پر پہنچی۔ نائلہ کیانی 8000 میٹر سے بلند 9 چوٹیاں سر کرنے والی بھی پہلی پاکستانی خاتون ہے۔ نائلہ اس سے قبل ماؤنٹ ایوریسٹ، K2، ناگا پربت،
G1, G2, अन्नापूर्णा, लोटसे और ब्रॉड पीक सर कर चुकी हैं। नायला इस सीजन में चीन की 2 बुलंद चोटियां भी सर करेंगी। नायला कियानी 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने का अज़म रखती हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।